हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि मैटर के पास या स्पेशली जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके पास जब वो मोशन में होते हैं तो उनके पास ड्यूअल नेचर होता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, जब वो वेव की तरह बिहेव करते हैं तो उनका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो बराबर होता है एच अपॉन मोमेंटम के। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट को उनके मोमेंटम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव की वेवलेंथ पता चल जाएगी। आज हम लोग एक नई हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या बोला था इन्होंने? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप उसका पोजीशन निकालने जाएंगे सही से तो आप एरर में बहुत बड़ी गलती कर देंगे। आप मोमेंटम में बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और अगर आप मोमेंटम सही से निकालने गए तो आप एरर पोजीशन में बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। दोनों आप एक साथ कभी भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। एक्यूरेट निकालने का मतलब कि उसमें एरर जीरो होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट है और जो आपकी मेजरमेंट है उसमें वो एकदम कोइंसाइड करने चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे ही करेंगे, ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये उन्होंने अपना प्रूफ भी दिया था लेकिन वो प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ मतलब सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने एक अपना मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया। ठीक है, उन्होंने बोला गलती तो करेंगे ही, और जो गलती आप करेंगे ना, मतलब पोजीशन को मेजर करने में जो गलती करेंगे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स से, और मोमेंटम को मेजर करने में जो गलती करेंगे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा पी से, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम। ठीक है, इनको मेजर करने में आप जो गलती करेंगे उनको जो जो आपकी गलतियां हैं, जो आपका एरर है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कम से कम कितनी आएगी? एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, कम से कम ये डेल एक्स इंटू डेल पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करेंगे, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग इक्वल टू लेके चलेंगे, इनइक्वालिटी वाली साइन नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में हमेशा ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एच अपॉन 4 पाई। स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट होता है, चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? एम को बाहर ले लिया तो क्या हो गया? ये एम डेल वी। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन 4 पाई। या इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एम क्या है? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किस में लेंगे? केजी में। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, तो डेल एक्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल वी के। ठीक है, और डेल वी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/डेल एक्स के। तो जब भी आप पोजीशन सही से मेजर करेंगे तो डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन। आप कितनी गलती कर रहे हैं, तो अगर आप जीरो गलती कर रहे हैं मतलब आपने सही मेजर किया है, तो जब आप सही मेजर करेंगे तो डेल एक्स की वैल्यू जीरो होगी। और मैंने क्या बताया था कि जितनी आप पोजीशन को सही से मेजर करेंगे उतना ही बड़ा ब्लंडर करेंगे किसमें?
मोमेंटम में, और मोमेंटम में भी किस में ब्लंडर करेंगे, वेलोसिटी में। तो उस केस में डेल पी और डेल वी दोनों ही किसके टेंड्स टू होंगे, इनफाइनाइट के। ठीक है, मतलब डेल एक्स जैसे जैसे आपका क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा, डेल एक्स जैसे जैसे जीरो को टेंड करेगा, डेल वी जो होगा वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इनफाइनाइट के। उसी तरह जब आप मोमेंटम को सही से मेजर करने जाएंगे, वेलोसिटी को सही से मेजर करने जाएंगे, तो डेल वी आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा और डेल एक्स किधर टेंड करेगा, आपका इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि अब इस पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, वैसे ये भी एक क्वेश्चन है कि डेल एक्स जीरो होगा तो डेल वी क्या होगा, डेल पी क्या होगा, या डेल पी जीरो होगा तो डेल एक्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोकेट करने जा रहे हैं हम लोग इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो लिखा है विद अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब हमको जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से 0.1 एंगस्ट्रॉम के एरर पे हमको उसको मेजर करना है। मतलब ये हमको डेल एक्स दे रखा है, डेल एक्स कितना दे रखा है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अभी हम लोग लिखे थे कि डेल वी जो है, डेल वी और डेल एक्स जो है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एच अपॉन 4 पाई एम के। तो डेल वी किसके बराबर होगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स के। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, वो क्या मिल जाएगा, डेल वी। ठीक है, आगे देखते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो ये जो टर्म दिखा हुआ है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, इसका मतलब ये 2% जो है वो एरर है। एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड। तो डेल वी अगर आप निकालेंगे तो डेल वी कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2/100। ये आएगा आपका कितना, 0.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया एरर इन वेलोसिटी। तो डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स, सॉरी डेल वी, और एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 22/7। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, -31 kg। नहीं, मास ऑफ बॉल है ना यहाँ पे तो मास ऑफ बॉल है। तो मास ऑफ बॉल कितना दिया गया, 40 ग्राम, लेकिन हमको केजी में लेना है। तो 40 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाइड बाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना है, 0.9 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया। ठीक, सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग। अगला है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या है, इक्वल है। मतलब डेल एक्स इक्वल टू क्या है, डेल पी के। ठीक, यानी कि डेल एक्स इंटू डेल पी का फॉर्मूला हमको पता है क्या ज़्यादा होता है किससे, एच अपॉन 4 पाई के। मैं हम लोग इक्वल वाला साइन यूज करते हैं। तो इसने बोल रखा है कि डेल एक्स बराबर है डेल पी के, तो मैं डेल एक्स की जगह पे डेल पी रख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डेल पी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल पी बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन √h अपॉन 4 पाई, या 1/2 √h अपॉन पाई। ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही आप वेलोसिटी भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगर बोल देता कि डेल एक्स डेल वी के बराबर है तो डेल वी बताइए। ठीक है, या डेल एक्स कुछ भी पूछा जा सकता था आपसे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मॉडिफाई किया जा सकता है कई तरीके से। ठीक, अब
हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, तो जैसे बोर मॉडल हम लोग पढ़ तो लिए थे, लेकिन उसका हम लोगों ने लिमिटेशन नहीं पढ़ा था। तो लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विथ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो डी ब्रॉगली ने अपना थ्योरी दिया था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के दिया गया था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया गया था और उसकी पोजीशन एग्जैक्ट मान के चले थे। उन्होंने पोजीशन कैलकुलेट की थी, जबकि हाइजेनबर्ग के हिसाब से उसकी पोजीशन ना उन्होंने हम लोगों ने, जब आप पिछला याद करिए तो हम लोगों ने उसका रेडियस भी पता किया था, हमने उसकी वेलोसिटी भी पता की थी, एग्जैक्ट वैल्यू। जबकि हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये जो बोर्स की थ्योरी है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी मैटर कोइंसाइड नहीं करती है और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर भी ये जस्टिफाई नहीं करती है। अगला है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइन बनाया था ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वो सारी, ऐसा देखा गया है कि जब उनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो और भी पतली पतली लाइनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट के नाम से लिख रखा है। ठीक है, तो इसका बस इतना सा ही है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें होती हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं किस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी वो जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अगला है, नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे उन्होंने सीधा बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होगा किसके, NH/2π के, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ठीक, तो ये इन पॉइंट्स की वजह से जो बोर मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया और हम लोगों के सामने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, हम लोगों के सामने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए, आफ्टर द फेल्योर ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम अ न्यू मॉडल वॉज डेराइव्ड बाय इरविन स्क्रूडिंगर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे इरविन स्क्रूडिंगर, उन्होंने अपना ये नया मॉडल प्रपोज किया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के नाम से। ठीक है, अब ये जो मॉडल था, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों को जस्टिफाई करता था। इसमें इलेक्ट्रॉन को, इन दिस मॉडल स्क्रूडिंगर एज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन एज 3 डायमेंशनल वेव विच इज़ प्रेजेंट इन पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने वेव माना है और जिसका, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव फील्ड में। अब ये जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो मॉडल था वो एक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड था जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है इसीलिए इसका हम लोगों को सोल्यूशन नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बस इक्वेशन लिख लेंगे इसको। इसे ये जो साइन दे रखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं, डेल। ठीक है, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi, ये जो और ये वाला जो साइन है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं साई। ठीक है, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस v psi इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो साइंस बना रखे हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में जो आपने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे इस तरीके से dy बाई dx, जैसे y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर ना, इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, डी वाई मतलब वाई को पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर जो आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस केस में जो आपको डिफ्रेंशिएशन मिलता है वो आपका डबल डिफ्रेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। किसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोग? साई को। साई हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। साई हमारा क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरे साइन क्या है? डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ई क्या है आपका? पोटेंशियल टोटल एनर्जी। ई क्या है आपका? टोटल एनर्जी। वी क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। साई जैसे मैंने बताया ये क्या है आपका? वेव फंक्शन ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी आपका ग्राफ होता है, हर आपने अगर थोड़ा सा आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप जान रहे होंगे हर ग्राफ का हर ग्राफ जो भी आप कर्व खींचते हैं, सर्किल खींचिए, पैराबोला खींचिए, हाइपरबोला खींचिए, साइन का कर्व बनाइए, ऐसे सबके साथ एक मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कोई भी आप वेव लीजिए, सबको हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ वाई, आइदर इन टर्म्स ऑफ जेड, या तीनों को एक साथ एक्स वाई एंड जेड तीनों को यूज करके, ठीक है। तो ये जो साई है ये एक कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो कि जिसको हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन बोल रहे हैं। और इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि उसका वो किस शेप की है, कैसे ट्रेवल कर रही है और सारी चीज़ें। और इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन ओनली अननोन इज ई एंड साई। वो केवल अननोन क्या है? ई और साई। तो इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन सॉल्व की जाती है, और आज तक ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सॉल्व की जा सकी है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अप्लाई करते हैं सबके ऊपर, ठीक है। और ई जो है, ई डिनोट्स क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड साई डिनोट्स वेव फंक्शन, तो मैंने पहले बता दिया। अब साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले बताया कि साई क्या है आपका? इज अ वेव फंक्शन विच शुड बी, अच्छा यहाँ पे क्या है, अब कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, साई एक क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट तभी करेंगे जब वो डिफ्रेंशिएबल होगा। जब वो क्या होगा? डिफ्रेंशिएबल होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है साई इज अ वेव फंक्शन विच शुड बी फाइनाइट, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफ्रेंशिएबल। अब ये फाइनाइट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? इसका मतलब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आता है, अगर मैं रफ आइडिया दे दूँ, लेकिन ये भी सही बात नहीं है। तो बस मैं आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी मैथमेटिकल फंक्शन जिसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कॉन्टिन्यूअस हो, उसके बीच में कोई ब्रेक ना आए, ठीक है। तो जो साई हमारा है उसी तरह का वेव फंक्शन है, एक फाइनाइट कॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, इससे ज़्यादा हमको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साई हमारे लिए यूजलेस है। साई का यूज नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का यूज है। अगर आप वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तब उसका हम लोग को यूज मिलने लगेगा। क्या यूज होता है कि साई स्क्वायर हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे हाइजेनबर्ग ने हमको बोला कि इलेक्ट्रॉन को जो है उसका पोजीशन और मोमेंटम सही से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तब हम लोग उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नहीं, जैसे अगर आप ऑपरेशन कराने जाइए तो दो चीज़ें होती हैं, या तो डॉक्टर एकदम श्योर होता है कि ठीक है आप बच जाएंगे, आपको बचा लेंगे, नहीं या कुछ भी है, या अगर 100% श्योर नहीं होता है तो वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि 20% चांस है, 30% चांस है, 40% चांस है, ठीक है। तो कहीं पर भी जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर अनसर्टेनिटी है तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेकर के हम लोग क्या निकालते हैं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी हम लोग किससे निकालते हैं? किस फंक्शन से? साई स्क्वायर से, ठीक है। तो साई स्क्वायर का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अराउंड न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन अब एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं है कि तो कहाँ कहाँ हो सकता है, हर जगह पाए जाने की उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है।
और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, ठीक है, वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, और उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, तो नोड क्या है, द पॉइंट एट विच साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगला है एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड इसका जस्ट अपोजिट है, द पॉइंट एट विच साई स्क्वायर इज मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम लोगों ने एक नया टर्म डिफाइन किया है, ऑर्बिटल। ठीक है, बोर ऑर्बिट में हम लोग टर्म पढ़ते थे ऑर्बिट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एकदम ही अलग चीज़ें हैं। ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। ऑर्बिट तो मैं बता ही चुका हूँ, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या है, पहली बात कि ऑर्बिटल कोई सर्कल नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटल जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, न्यूक्लियस 3 डायमेंशनल स्पीसीज है, तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, इधर भी, न्यूचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, मतलब हर तरफ, ठीक है, 360 डिग्री पे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया, ठीक है, एरिया नहीं, वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई चोर है और उसको हम लोग पूरे शहर में क्या करें, हर एक पोजीशन पे पाए जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और उस पूरे एरिया को घेर लें। तो उस पूरे एरिया को जब हम लोग घेरेंगे तो हम लोग को एक स्पेस मिल जाएगा, ये वो स्पेस होगा जहाँ पे उस चोर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारा चोर है इलेक्ट्रॉन, जिसके हम लोगों ने न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाली, और उस पूरे एरिया को हम लोग घेर के और नाम दे देते हैं क्या, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरफ पाए जाने, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, 90 से 95%। ठीक है, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो है ये कोई आपका सर्कल नहीं है, कोई पाथ नहीं है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेदर दे डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस रीजन। ठीक है, तो अब आपका जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहाँ जहाँ पाया जा सकता है उस पोजीशन को, वहाँ हम उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो एरिया उतना ही क्या होगा, डेंस होगा, ऐसे। ठीक है, अब न्यूक्लियस के पास में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियस के पास में वो डेंस होगा, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे इसकी डेंसिटी थोड़ी सी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसे। ठीक, और फाइनली जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिलनी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तब हम लोग एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे। तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया है, अब ये जरूरी नहीं है यहाँ भी ये सर्कल नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्फीयर है, ये 3 डायमेंशन में बात हो रही है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि स्फीयर ही हो हमेशा, वो अलग अलग शेप के भी होते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल बना है हमारा, ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है। ये कैसा ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाने वाला वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, एक वो एरिया, मतलब ऐसे सपोज करिए ना, जैसे सपोज करिए रूम है। ठीक है, तो रूम में आप कहीं पे भी हो सकते हैं, आप हो सकता है कभी चेयर पे बैठे हों, कभी बेड पे हों, कभी बाथरूम में हों। ठीक है, तो हर जगह आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा रूम है, जो 3 डायमेंशनल रूम है आपका, वो आपका क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का रूम है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक, अब मैंने बोला कि ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारे अंतर हैं।
तो बहुत सारे क्या, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ऑर्बिट क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या है, ये एक सिंपल सा रीजन है, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक, ऑर्बिट जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या है, इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं उसको हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n=4 जो है ये क्या है, 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 16 × 32 कितना हो सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथे ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल कितना ही बड़ा हो, वो ऑर्बिटल कितना भी छोटा हो, ठीक है। हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी फिक्स होती है, हर ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो फिक्स है और वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 4 तरह के ऑर्बिटल पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल शेप का होता है। अभी कैसे होते हैं अभी हम लोग आगे बनाएंगे। एफ ऑर्बिटल जो होता है ये लीफ शेप का होता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, सर्कल है, सर्कल का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं इन नेचर, हेंस दे कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्बिट का जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का टर्म है, ये हम लोग आगे जानेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल का एक शेप होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल का एक अपना एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिसको ऑर्बिट से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दे कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज नॉट कंसिस्टेंट विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन ये ऑर्बिटल जो है ये कंसिस्टेंट है किसके साथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।